चलिए आज चलते हैं एक सफर पर। आज से करीब 2600 साल पहले के भारत में एक ऐसा दौर जब एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। छोटे छोटे कबीलों की जगह अब बड़े बड़े राज्य ले रहे थे और पूरे देश में पावर और कल्चर के नए सेंटर्स बन रहे थे। ये कहानी है छठी शताब्दी ईसा पूर्व के उन 16 महाजनपदों की जिन्होंने भारतीय इतिहास का नक्शा ही बदल कर रख दिया। अब ये जो एक तस्वीर हमारे सामने है, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि प्राचीन भारत के एक पूरे युग का निचोड़ है, उसकी पूरी कहानी है। तो आज हम इसी एक विजुअल के जरिए उन 16 महान राज्यों के उदय को परत दर परत समझेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि ये महाजनपदों का युग आखिर था क्या। तो सवाल उठता है कि ये महाजनपद क्या थे। देखिए, आसान भाषा में कहें तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारत के पॉलिटिकल मैप पर 16 बड़े और पावरफुल राज्य उभरे। इनमें से कुछ में राजा का शासन था तो कुछ गणराज्य थे यानी रिपब्लिक। इन्हीं ताकतवर राज्यों को इतिहास में महाजनपद का नाम दिया गया। अच्छा, पर हमें ये सब पता कहाँ से चला? इसके सबूत हमें उस दौर के धार्मिक ग्रंथों से मिलते हैं। खास तौर पर बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इन सभी 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है, जो इनके होने का सबसे पुख्ता सबूत है। तो कुल संख्या क्या थी? 16। याद रखिएगा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये वो 16 पावर सेंटर थे जिनके इर्द गिर्द उस जमाने की पॉलिटिक्स, सोसाइटी और इकोनॉमी घूम रही थी। तो अब जब हम बेसिक बातें समझ चुके हैं, तो चलिए इन 16 शक्तिशाली राज्यों की एक एक करके सैर करते हैं और इन्हें थोड़ा और करीब से जानते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है सबसे पावरफुल महाजनपदों में से एक मगध से। इसकी राजधानी थी राजगृह और ये आज के बिहार का पटना और गया वाला इलाका है। यही मगध आगे चलकर भारत की पहली महान एम्पायर की नींव रखेगा। फिर इसके पास था अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी। इसके बाद आता है काशी, यानी आज का वाराणसी, और कोसल, जो आज के पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका था। अब आगे बढ़ते हैं मध्य भारत की तरफ। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग था वृज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली थी। ये एक गणराज्य था, मतलब यहाँ कोई एक राजा नहीं था, बल्कि कई कुल मिलकर शासन चलाते थे। एक तरह का प्राचीन लोकतंत्र। इसके अलावा थे मल, चेदी, जो आज का बुंदेलखंड इलाका है, और वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी आज के प्रयागराज के पास थी। चलिए अब उत्तर और पश्चिम की ओर चलते हैं। यहाँ कुछ नाम आपको बहुत जाने पहचाने लगेंगे, जैसे कि कुरु, राजधानी इंद्रप्रस्थ। जी हाँ, महाभारत वाले कुरु। ये आज की दिल्ली मेरठ का इलाका था। फिर आता है पांचाल, जहाँ की द्रौपदी थी। और थे मत्स्य, राजधानी विराटनगर। और शूरसेन, जिसकी राजधानी थी भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा। और अब हमारी यात्रा के आखिरी 4 राज्य, जो भारत के अलग अलग कोनों में फैले हुए थे। दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे था असक। सेंट्रल इंडिया में था शक्तिशाली अवंती, जिसकी राजधानी थी उज्जैनी। और भारत के बिल्कुल उत्तर पश्चिम बॉर्डर पर थे गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक थी। और कंबोज, जो अपने शानदार घोड़ों के लिए मशहूर था। तो ये थे वो 16 महाजनपद, लेकिन ये सिर्फ नामों की लिस्ट से कहीं बढ़कर है। इन राज्यों ने मिलकर उस दौर के भारत का भूगोल और उसका भविष्य कैसे तैयार किया, चलिए अब ये समझते हैं। जरा इस नक्शे को ध्यान से देखिए। ज्यादातर बड़े और शक्तिशाली महाजनपद गंगा घाटी के आसपास थे, जो आज का उत्तर प्रदेश और बिहार है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जमीन उपजाऊ थी, पानी था, नदियां थीं। मतलब ये इलाका उस दौर का पावर सेंटर बन गया था। भारत की राजनीति की धुरी यहीं से घूम रही थी। तो इस पूरे युग की अहमियत क्या थी? असल में ये वो दौर था जब भारत में पहली बार बड़े और ऑर्गेनाइज्ड राज्य बने। बड़े बड़े शहर बसे, व्यापार के लिए नए रास्ते खुले और इकोनॉमी मजबूत हुई। इसी दौर में जो पॉलिटिकल सिस्टम बना, उसी ने आगे चलकर मौर्य जैसे विशाल साम्राज्यों की नींव रखी। एक तरह से कहें तो ये आधुनिक भारत की पहली झलक थी। तो ये सब जानने के बाद आखिर में एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल उठता है। वो ये है कि इन महाजनपदों की वो कौन सी विरासत है जो आज भी हमारे साथ है। कभी सोचिएगा, इन प्राचीन राज्यों की कौन सी देन आज भी हमारे बीच मौजूद है? आज के कई शहर जैसे वाराणसी और मथुरा उसी दौर से लगातार बसते आ रहे हैं। लोकतंत्र का जो आइडिया वैशाली जैसे गणराज्यों में था, क्या उसकी कोई झलक आज भी हमें दिखती है? देखिए,
इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो हमारे चारों ओर मौजूद है, बस उसे देखने वाली नजर चाहिए।